बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का 6वां पाठ, द्रव्य की संरचना। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। हम आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सब द्रव्य है। अब आते हैं, पहले इनकी कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अणु आप देख रहे हो कितने नज़दीक एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्यों होते हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए? क्योंकि इनमें आपस में अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके आकर्षण से ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं और इनके बीच में स्पेस, जो स्थान है, वो बहुत ही कम होता है। अब ठोस कौन कौन सी चीज़ें हैं? लोहा ठोस है, तांबा ठोस है, ये सब ठोस चीज़ें होती हैं। इनको आपने देखा होगा, अगर आप दबाते हो तो वो दबती नहीं है आसानी से, इसलिए कहते हैं कि इसमें संपीड्यता का गुण नहीं होता, मतलब असंपीड्यता का गुण होता है। ठोस को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। इसको जहाँ पर हम रखेंगे ठोस का टुकड़ा, उसका आकार बदलेगा नहीं और ना उसका आयतन बदलेगा, इसलिए कहते हैं कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। अब अगर हम ठोस को गर्म करते हैं, ठोस के अणुओं को, क्या होगा? इनको ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अपनी जगह से हिलने डुलने लगेंगे। इनके बीच जो आकर्षण बल था, अंतर आणविक आकर्षण बल, वो कम होने लगेगा और फिर ये इस तरह ज़रा दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि आकर्षण बल कम हो गया, अंतर आणविक बल जो था, और इनके बीच की दूरी बढ़ गई। इसलिए द्रव में क्या होता है? प्रवाहिता का गुण पाया जाता है। जैसे बर्फ़ को हम गर्म करेंगे, पानी बनता है, पानी बहने लगता है। अब क्या, पानी अगर 1 लीटर है तो उसको तुम किसी भी बर्तन में रखोगे वो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। गिलास में 1 लीटर पानी है तो ग्लास का शेप ग्रहण करेगा, मग में रखोगे उसका शेप ग्रहण करेगा, तोप में रखोगे उसका शेप ग्रहण करेगा, आकार मतलब कढ़ाई में डालोगे तो कढ़ाई का आकार ग्रहण कर लेगा। इस तरह द्रव का आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रवाहिता का गुण है। अब इसमें संपीड्यता का गुण, इसमें तो असंपीड्यता पाई जाती है, इसमें थोड़ी बहुत होती है संपीड्यता का गुण। अब इसको फिर से हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसके अणुओं को और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और ये जहाँ तक इनको जगह मिलेगी वहाँ तक भागने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इनके बीच अंतर आणविक बल जो होता है वो एकदम नगण्य हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है और दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तुम एक क्या कहते, इत्र की बोतल को कमरे में खोलोगे तो उसके अणु पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो इस तरह हमने बात की द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं की। 3 अवस्थाएं हैं और किस तरह ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। अब गैस को अगर आप वापस ठंडा करते हो तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है और द्रव को वापस ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में। जैसे बर्फ़ को हमने गर्म किया, पानी बना, पानी को गर्म किया, भाप बना। भाप वाष्प जो है उसको ठंडा करने पर वापस वो पानी के रूप में आ जाता है और पानी को वापस ठंडा करने पर वो बर्फ़ के रूप में आ जाता है। अब आते हैं इसके वर्गीकरण में। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के कितने प्रकार हैं? द्रव्य को 3 प्रकारों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है? जिसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर आइए, ये नाइट्रोजन है, केवल नाइट्रोजन के ही अणु दिख रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन के ही अणु दिख रहे हैं। एक ही प्रकार के परमाणु हैं इसमें। इसके बाद आते हैं यौगिक। यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और ये एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करके बनते हैं। अभी देखिए, ये है पानी का सूत्र है H2O। पानी में 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। इसमें ये निश्चित अनुपात है, जब 2
परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन का जुड़ेगा तभी पानी बनेगा। अगर आप ऑक्सीजन के भी 2 जोड़ दोगे तो पानी नहीं बनेगा, निश्चित अनुपात है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। इसमें एक परमाणु कार्बन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन के लिए गए हैं। तो इनका ये निश्चित सूत्र जब रहेगा, अगर हम इसमें कार्बन के भी 2 ले लेंगे या कार्बन के 3 ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो इस तरह हम देखते हैं यौगिक क्या है। इसमें एक से अधिक तत्व रहते हैं और वो निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करके बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो इसमें एक से अधिक है, ये NO2 नाइट्रोजन का है ये नीला वाला, और ऑक्सीजन का, नीला वाला ऑक्सीजन का है और वाइट वाला नाइट्रोजन का है। ये अणु दिख रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु हैं। तो एक निश्चित अनुपात में ही ये एक दूसरे से जुड़ते हैं और रासायनिक संयोग करके बनते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार इसका आता है मिश्रण का। मिश्रण क्या होता है? 2 या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। अब रहते हैं, जैसे हमने कोई चूरन बनाया, चूरन बनाने के लिए हम उसमें नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं और मसाले डालते हैं, आमचूर डालते हैं, है ना। तो ये उसका कोई हिसाब निश्चित नहीं रहता कि इतने ग्राम में इतना ही पड़ेगा, हम अपनी मर्जी के अनुसार उसको डाल देते हैं, तो उनका अनुपात निश्चित नहीं है। ऐसी चाय है, चाय हम बनाते हैं, उसमें कितना पानी में हमारी मर्जी है, हम 1 लीटर पानी में 4 चम्मच पत्ती डालें कि 5 चम्मच पत्ती डालें चाय की पत्ती, या उसमें शक्कर भी हम अपनी टेस्ट के अनुसार डालते हैं कि 2 चम्मच 5 चम्मच। तो 2 या अधिक पदार्थों को मिलाने पर उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी हवा है, हवा में कई तरह की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी की भाप है, और भी जहाँ पर पॉल्यूशन होता है वहाँ और विषैली गैसें आके मिल जाती हैं। तो कभी कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो हवा का में भी सब गैसों का अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए हवा भी क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। ऐसे ही समुद्र का पानी भी, समुद्र के पानी में भी क्या है? बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा लवण घुले हैं, कहीं पर कम घुले हैं, तो वो भी एक तरह का मिश्रण हो गया। अच्छा, इसमें क्या रहता है मिश्रण में? अब हमने चाय बनाई जैसे, तो चाय में उसमें सबका टेस्ट तुम्हें आएगा, चाय की पत्ती का भी आएगा, शक्कर का भी आएगा, पानी का भी आएगा। या तुम कोई मसाला बनाते हो या चूरन बनाते हो तो उसमें जो जो पदार्थ तुम मिलाओगे, या शरबत बनाते हो, जो जो पदार्थ मिलाते हो उस सबका टेस्ट आता है। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता। देखो यौगिक, जैसे हमने पानी लिया, पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। लेकिन इन दोनों के मेल से जो यौगिक पानी बनता है वो ना ज्वलनशील है और ना ही जलाने में सहायता करता है, बल्कि आग अगर लगी है तो उसको बुझा देगा, पानी डालोगे तो, है ना। तो इस तरह हमने देखे यहाँ पर ये मिश्रण के अणु हैं, ये किसी भी हमारी मर्जी है किसी भी अनुपात में मिलकर ये बन सकते हैं। मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं और उनका अनुपात बदला जा सकता है, हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। रासायनिक बंध नहीं होता इनके बीच में, जबकि यौगिक में रासायनिक बंध होता है। अब आते हैं, अब हमने द्रव्य के 3 प्रकार पढ़े, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ये तत्वों के प्रकार देखो। तत्वों के 3 प्रकार हैं, धातु और अधातु हैं, और इनके बीच की एक और होती है उपधातु, जिसमें थोड़े गुण धातु के और थोड़े उपधातु के वो अधातु के होते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं के नाम देखो, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, ये सब तुमने हेलो। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं,
इनको तन्यता का गुण कहते हैं। इन्हें पीट पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है, इसलिए हम बर्तन बना सकते हैं। और इनमें क्या होता है, धन आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं धातु। अब आते हैं अधातु, कहते हैं भंगुर होती हैं। जैसे अधातुओं को अगर गिर गई, कांच का टुकड़ा है, गिर गया तो क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चौक का टुकड़ा हाथ से गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया, इसलिए इसमें भंगुरता का गुण होता है। और चमकहीनता होती है, चमक नहीं होती इन अधातुओं में। और इनमें ऋण आवेश होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती हैं। क्लोरीन कैसी है, अधातु है, क्योंकि ये रासायनिक संयोग में इलेक्ट्रॉन लेती है, जबकि धातु में इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इन पर धन आवेश आता है, इन पर ऋण आवेश आता है। इस तरह धातु और अधातु, इनके बीच की जो होती हैं, जिसमें कुछ गुण धातु के कुछ गुण अधातु के होते हैं, वो उपधातु कहलाती हैं। इसका एक उदाहरण है आर्सेनिक का। ठीक है, इस तरह हमने देखा द्रव्य में तत्वों के प्रकार हमने पढ़े, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम आते हैं यौगिक। यौगिक के कितने प्रकार होते हैं? यौगिक के दो प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिकों को सेंद्रीय यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों को असेंद्रीय यौगिक कहते हैं। इनके मुख्य तत्व क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिकों के। मतलब और भी तत्व हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना इनमें मुख्यतः ज़रूरी होता है। जैसे CH4 मीथेन है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है। दूसरा है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इनको गर्म करने पर क्या होता है, या तो कुछ भी नहीं बचता, या फिर कालिक या कार्बन शेष रहता। अगर ये अच्छी तरह गर्म नहीं हो पाते हैं तो कार्बन इनका शेष बच जाता है। अब जैसे कपूर है, शक्कर है, यूरिया है, पेट्रोल है, रॉकेल है। पेट्रोल और रॉकेल को तो तुम ऐसे ही ज़मीन में डाल दो, कुछ समय के बाद वो वातावरण की गर्मी से ही उड़ के गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये हैं कार्बनिक यौगिक। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक। इसका मुख्य तत्व कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। इनको अगर हम गर्म करते हैं तो इनके घटक पदार्थ अवशेष बचते हैं। और इनके बीच का जो है वो है जटिल यौगिक। इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, अनेक परमाणुओं से बनी हुई होती है, जटिल होती है, और इसके मध्य में कोई धातु का परमाणु होता है इसमें। इसका उदाहरण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और दूसरा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मालूम होगा तुमको, हमारे रक्त में पाया जाता है। हमारे रक्त के 3 कण होते हैं, उसमें लाल रक्त कण जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें आयरन होता है। तो इस तरह हमने देखे यौगिक के प्रकार। अब तत्व यौगिक, इनके हमने प्रकार देख लिए। अब आते हैं मिश्रण के प्रकार में। मिश्रण के प्रकार से पहले हम देखते हैं कि विलायक, विलेय और विलयन या द्रव्य क्या होता है। देखो, पानी में नमक मिलाया तो पानी ने नमक को अपने अंदर घोल लिया, तो पानी हो गया विलायक और नमक हो गया विलेय। जो अपने अंदर घोल लेता है किसी चीज़ को, उसको विलायक कहते हैं, और घुलने वाले तत्व को विलेय कहते हैं। यहाँ देखो, ये पानी है, पानी विलायक है, अपने में घोलने वाला पदार्थ। पानी यूनिवर्सल विलायक है, अधिकतर चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, लेकिन कई चीज़ें पानी में भी नहीं घुलती। वो कोई चीज़ नारियल के तेल में घुलती है, कुछ रॉकेल में घुलती हैं, कुछ पेट्रोल में घुलती हैं, कुछ तारपीन ऑयल में घुलती हैं। इस तरह अलग अलग विलायक हैं। विलेय, यहाँ पर हमने नमक लिया है, नमक को पानी में डाला, ये नमक है, नमक विलेय है, मतलब घुलने वाला पदार्थ।
विलायक में हमने विलेय को घोला तो ये बन गया विलयन, या इसको द्रव्य कहते हैं। मतलब विलेय और विलायक से बना हुआ पदार्थ तुम्हारा द्रव्य है, विलयन है। ठीक है। तो अब हम आते हैं मिश्रण के प्रकार में। मिश्रण के 3 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और कलिल। समांगी मिश्रण, द्रव्य का संगठन इसमें एक समान होता है। ये पारदर्शक मिश्रण होता है और छन्ना कागज के आर पार ये चला जाता है। जैसे पानी में हमने नमक घोला, पारदर्शक मिश्रण बनता है, उसको छानेंगे तो पूरा का पूरा छन जाता है। और इसका उदाहरण क्या होता है? समुद्र का पानी भी इसका उदाहरण है समांगी मिश्रण का। तो इसके कण जो हैं छन्ना कागज से छोटे होते हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा छन्ना कागज से छन जाता है। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को निलंबन भी कहते हैं। और छानने की क्रिया में क्या होता है, इसके ठोस पदार्थ जो है वो अलग हो जाते हैं, छन्ना कागज में आ जाते हैं। जैसे हमने पानी में लकड़ी का बुरादा घोला तो क्या होगा, एक तो अपारदर्शक मिश्रण बनेगा, दूसरा अगर हम छानेंगे तो बुरादे के कण जो है छन्ना कागज में रह जाएंगे और पानी चला जाएगा। इस तरह इसके कण छन्ना कागज से बड़े होते हैं और छानने की क्रिया में ये अलग हो जाते हैं। इसको विषमांगी मिश्रण या निलंबन कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण या निलंबन आ गया होगा। इसका उदाहरण क्या हो गया? तीसरा है कलिल। कलिल क्या होता है? ये भी एक तरह का विषमांगी मिश्रण ही होता है, लेकिन इसके जो कण होते हैं वो छन्ना कागज से छोटे होते हैं। ये पूरा का पूरा छन्ना कागज से छन जाता है। और ये तो जैसे ये जो है अब अर्ध पारदर्शक होता है ये। अब दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूध में बहुत सारे चीज़ें मिली रहती हैं, बहुत सारे तत्व मिले रहते हैं, पानी रहता है, प्रथिन रहता है और भी कई चीज़ें रहती हैं। तो कलिल का सबसे अच्छा उदाहरण दूध है। ये आ गया आपको समझ में। तो